हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मासिस्ट एंड ड्रग्स। सो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस का सीजन चल रहा है, इसलिए मास्क पहने रहिए। एंड टुडे वी आर रिकॉर्डिंग अनदर सेशन विद डॉक्टर आशीष कुमार साहा, एंड ही इज अ क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट। एंड we have recorded another video, so we have already uploaded this, and just succeeding to that, this is the another video in that series, about the PharmD, the doctorate in pharmacy. So this video is about what next after PharmD. So Dr. Ashish Kumar Saha will talk about, and his deliberation will be about like what will be like the future aspect, and what will be the future perspectives after doing doctor in pharmacy. So over to you, Dr. Ashish Kumar Saha. Hi. Thank you, Dr. Imannu, for inviting me in your channel. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो बनाया था, उसके ऊपर बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स आए थे, तो फिर हमने ये टॉपिक डिसाइड किया कि हम लोग सबको बताएंगे कि फार्मडी के बाद क्या करना है। क्योंकि मतलब जो भी लोग आपको फार्मडी में एडमिशन लेते हैं या फिर जब कोर्स खत्म करना होता है, तो वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आगे में क्या करना है। 6 साल का लंबा कोर्स हम कर लिए, लेकिन आगे में एग्जैक्टली क्या करना होता है ना तो आपकी कॉलेज बताती है और ना आपके फैकल्टीज। तो आज शुरू करते हैं कि फैमिली के बाद क्या क्या ऑप्शंस आपके पास है, आप इंडिया में क्या क्या कर सकते हैं और अब्रॉड कंट्रीज में क्या क्या कर सकते हैं। Okay. तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं कि फार्मडी क्या है। ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं फिर से बता देता हूँ। फार्मडी एक 6 साल की क्लिनिकल कोर्स है जो क्लास 12 के बाद आप कर सकते हो, या फिर 3 साल की है पोस्ट बैचलर जो आप अपने बीफार्म के बाद कर सकते हो। फार्मडी आपका पीसीआई, आप यूजीसी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिकॉग्नाइज्ड है। ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, और इस डिग्री में आप जो जो मेन सब्जेक्ट जो फोकस करते हो वो है क्लिनिकल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, जेएल फार्माकोथेरेपी एंड मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, क्लिनिकल रिसर्च, फार्माकोविजिलेंस, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज। ये आपका एडवांस मतलब सब्जेक्ट्स है जो आप मतलब कि पढ़ते हो इसमें। और जो बेसिक्स साइंस है जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, और ये आप ये भी सब्जेक्ट पढ़ते हो उसमें। तो Okay. नेक्स्ट आ जाते हैं कि फार्मडी के बाद आप क्या क्या कोर्स इंडिया में कर सकते हो, मतलब फार्मडी के बाद। तो आप पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंसी प्रोग्राम आप कर सकते हो, मतलब किसी भी क्लिनिकल स्पेशलिटी में। आप मतलब किसी भी स्पेशलिटी में आप मतलब फेलोशिप्स कर सकते हो। और फिलहाल इंडिया में 2 ही स्पेशलिटी अवेलेबल है, वो है ऑन्कोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्या क्या सब बोर्ड सर्टिफिकेशन कर सकते हैं यूएस से। यूएस बोर्ड फार्मेसी स्पेशलिटी एक बोर्ड है यूएस में, जो कि आपके कुछ कुछ स्पेशलिटीज में बोर्ड सर्टिफिकेशन देते हैं। उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो फुलफिल करने के बाद ये आप लिख सकते हो और आपको बोर्ड सर्टिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप कार्डियोलॉजी में कर सकते हो, क्रिटिकल केयर में कर सकते हो, ऑन्कोलॉजी में कर सकते हो, पीडियाट्रिक्स में कर सकते हो, साइकियाट्री में कर सकते हो, इन्फेक्शियस डिजीज में कर सकते हो, जेरियाट्रिक में कर सकते हो, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में कर सकते हो, और आप एम्बुलेटरी केयर सर्विसेज में कर सकते हो। तो ये होगी आपका बोर्ड ऑफ फार्मेसी स्पेशलिटी से बोर्ड सर्टिफिकेशन। Okay. और ये आपका क्लिनिकल मतलब स्पेशलिटी है जो आप कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं आपका पैरा क्लिनिकल, जो मतलब कोई एग्जैक्टली क्लिनिकल नहीं है, लेकिन यू आर रिलेटेड टू द प्रोग्राम। सो आप बोर्ड सर्टिफिकेशन बीपीएससी कर सकते हो, कंपाउंडेड सीरियल प्रिपरेशन में कर सकते हो, आप न्यूक्लियर फार्मेसी में कर सकते हो, और आप न्यूट्रिशन केयर में कर सकते हो। ये 3 जो आपका मतलब डायरेक्टली क्लिनिकल नहीं है, ये पैरा क्लिनिकल कोर्स है जो आप कर सकते हो। और आप मेडिकल अफेयर्स मतलब कर सकते हो। आपका एक्मा एक बोर्ड है यूएस में ही, जो है आपका एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर मेडिकल अफेयर्स। इससे आप मेडिकल अफेयर्स में बोर्ड सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। जो डिग्री आपको मिलता है वो है बीसीएमएस। तो नेक्स्ट आ जाते हैं आपको हम बता दिए कि हम लोग क्लिनिकल में क्या कर सकते हैं, पैरा क्लिनिकल में क्या कर सकते हैं, और अभी आपको बताएंगे कि आप फार्मडी के बाद नॉन क्लिनिकल साइट्स में आप क्या क्या कर सकते हैं। आप एमबीए कर सकते हो, आप मतलब मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एमएचए कर सकते हो, आप एमपीएच जो कि मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ है वो कर सकते हो, आप पीजी डिप्लोमा इन फार्माकोविजिलेंस कर सकते हो, क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फार्मडी एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, तो आप इसके बाद डायरेक्टली पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपको कोई और मास्टर्स या कुछ करना नहीं पड़ता। Okay. आप अगर बाहर कंट्रीज में जाना चाहते हो,
बाहर किसी भी यूएस में कनाडा में जाके आप एमएस इन फार्मो इकोनॉमिक्स कर सकते हो, फार्मो एपिडेमियोलॉजी, आप फार्मो एपिडेमियोलॉजी कर सकते हो, और हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स में आप एमएस कर सकते हो। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, आप इंडिया में अगर रहना चाहते हो, इंडिया में आप किस किस फील्ड में आप काम करना चाहते हो? फिलहाल आप फार्माकोलॉजिस्ट या फिर क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल आप काम कर सकते हो। आप अगर आप वो बोर्ड सर्टिफिकेशन कर लेते हो या फिर क्लिनिकल स्पेशलिटी कर सकते हो, तो आप किसी भी हॉस्पिटल में वो क्लिनिकल स्पेशलिस्ट बन के आप काम कर सकते हो। आप हॉस्पिटल के डीआईसी जो होते हैं, ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, उसमें आप एज अ ड्रग इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट काम कर सकते हो। आप किसी भी कंपनी में एज अ फार्माकोविजिलेंट एसोसिएट काम कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक प्रोग्राम आता है, मतलब कि आपका आईपीसी, इंडियन फार्माकोपेया कमीशन, जिसके अंडर एक पोस्ट निकलता है ड्रग सेफ्टी एसोसिएट फार्माकोविजिलेंट एसोसिएट का, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। आप किसी भी साइंटिफिक आप किसी भी फार्मा कंपनी में मेडिकल एडवाइजर का काम कर सकते हो। आप कॉलेजेस में ऑफ कोर्स पढ़ा सकते हो, लाइक यू कैन आल्सो वर्क एज एकेडमिशियन, यू कैन वर्क इन क्लिनिकल रिसर्च, आप पब्लिक हेल्थ में काम कर सकते हो, और मेडिकल राइटिंग में भी। तो इतने सारे फील्ड आपके इंडिया में अवेलेबल है फार्मडी के। ओके ओके, तो बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझे फार्मडी के बाद तो बाहर जाना है, क्योंकि हम लोग ऐसा ही सोच के फार्मडी में एडमिशन लेते हैं कि अगर फार्मडी कर लिए हम बाहर जाएंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे मतलब कैंडिडेट्स है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो मुझे हमेशा पूछते रहते हैं कि हम फार्मडी के बाद बाहर जाए तो कैसे जाए, और किस किस कंट्री में कैसे कैसे क्राइटेरिया है। तो आज हम 3 कंट्री, जो कि मतलब कि हर एक स्टूडेंट का पसंदीदार कंट्रीज होते हैं, वो इसी कंट्रीज में जाना चाहते हैं, तो इसलिए मैं इस 3 कंट्री का क्या क्या एग्जाम्स है इसके बारे में आप आज मैं बताऊंगा। ओके, तो पहले आ जाते हैं कनाडा में। कनाडा में अगर आप जाना चाहते हो और एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम करना चाहते हो, तो आपको क्या क्या एग्जाम्स या फिर क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना होता है। पहला है कि आपको जब आपका फार्मडी हो जाए, आपको मतलब कि आपको यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट मिल जाए, तो आपको डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन कराना पड़ता है। मतलब फार्मेसी एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ कनाडा से आपको अपना डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन कराना पड़ता है ट्रांसक्रिप्ट भेज के। फिर अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाते हैं और आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हो, तो फिर आता है आपका स्टेप 2, जो कि फार्मासिस्ट आपकी इवैल्यूएटिंग एग्जामिनेशन होता है, जहाँ पे आपको 2 एग्जाम होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस इसमें आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो, फिर आता है आपका स्टेप 3, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एमसीक्यू और एक होता है ऑस्की। तो आप एमसीक्यू लिखते हो, और ऑस्की एक है जो प्रैक्टिक, मतलब कि आपको एक सिनेरियो दिया जाता है, जहाँ पे आपको एक्ट करके बताना होता है कि आप में कितना काबिलियत है, और आप एक क्लिनिकल सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो ये आपके 3 स्टेप है। अगर आप कनाडा में क्लिनिकल फार्मासिस्ट बन के काम करना चाहते हो, तो ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी यूएस के एग्जाम में, जो कि काफी लंबा है, क्योंकि यूएस एक ऐसा कंट्री है जिन्होंने फार्मडी वर्ल्ड में पहली बार स्टार्ट किया था। तो ये हम लोग समझ सकते हैं कि आपके यूएस में एंट्री होना थोड़ा डिफिकल्ट है। उनके बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं जो हमको क्वालिफाई करने हैं। तो पहला, जैसे कि मैं कनाडा में बताया था, आपके यूएस में भी आपको अपना जो सर्टिफिकेट है, जो आपका ट्रांसक्रिप्ट है, वो वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अगर आपके रिलेटिव हो, आपके पाउस हो जो कि आप यूएस में है, उनका वीजा है, तो आपको मतलब वीजा इजीली मिल जाता है। या फिर आप पहली बार जाना चाहते हो, तो आपको किसी फार्मेसी ढूंढना पड़ेगा जो आपको जॉब के लिए वीजा दे। फिर आपको टोएफल लिखना होता है, जो कि आपके इंग्लिश इक्विवेलेंस एग्जाम है। फिर आपको लिखना होता है एफपीजीई एग्जाम, जो कि आपका फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट इक्विवेलेंस एग्जाम होते हैं। आपके ये एग्जाम क्वालिफाई करके आप अपना इंटर्नशिप स्टार्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको इंटर्नशिप करना होता है, मैंडेटरी इंटर्नशिप करना होता है। कुछ 1000 आवर्स की इंटर्नशिप वहाँ पे आपको करनी होती है हॉस्पिटल में। आप अपने इंटर्नशिप के दौरान नेफ्लिक्स, जो कि आपका लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम होता है, आप इसके बिना आपको लाइसेंस वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आप इंटर्नशिप के दौरान अपने नेटफ्लिक्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और आप एग्जाम लिख सकते हो। अगर आप नेटफ्लिक्स क्वालिफाई कर जाते हो, फिर आपको लिखना पड़ता है जूरिस्प्रूडेंस एग्जाम, कि लॉ, आपका फार्मेसी लॉ एग्जाम आपको लिखना होता है। तो वहाँ पे यूएस में हर एक स्टेट में हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लॉ एग्जाम होते हैं। वो आप जिस भी स्टेट में काम करना चाहते हो यूएस में, आप वहाँ पे लॉ एग्जाम लिख सकते हो, और उस स्टेट के लिए आप मतलब क्वालिफाई कर जाओ।
फिर आपको प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस लेना होता है, जो कि आपका एसोसिएशन ऑफ फार्मेसी है, आप आपकी यूएस में, वहां से आप लायबिलिटी इंश्योरेंस ले सकते हो। और आपके ये सब हो जाते हैं तो आप यूएस में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हो, और आप अपने सफिक्स में आरपीए जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है ये आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी हॉस्पिटल इस बीच इस दौरान आपको नौकरी दे देती है तो आप यू नो यू कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर योर जॉब। तो ये हो गया आपका यूएस का एग्जाम्स। अब आ जाते हैं आखिरी में जो आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो जैसे कि मैं पहले दो कंट्रीज में बताया हूँ, आपका ऑस्ट्रेलिया भी आपका जो सर्टिफिकेट्स है वो वेरिफिकेशन करनी होती है, जो आपके एलिजिबिलिटी असेसमेंट में आ जाती है। फिर आपको फॉरेन इंग्लिश एग्जाम लिखना होता है, वो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आप स्टेज 1 एग्जामिनेशन जो आपको ऑस्ट्रेलिया में होता है वो आपको लिखने होते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं वो तो आपका है केमिस्ट्री होता है, फार्मास्यूटिक्स होता है, फार्माकोलॉजी होता है, फिजियोलॉजी होता है, आपका थेरापेutics होता है। तो ये सब्जेक्ट आपका स्टेज 1 एग्जामिनेशन इन ऑस्ट्रेलिया में आपको लिखना होता है। आप ये ऑस्ट्रेलिया जाके भी दे सकते हो, या फिर आप बाहर से भी आप लिख सकते हो एग्जाम। ये एग्जाम मार्च या सितंबर को होती है। फिर आप आपका आ जाता है इंटरव्यू का स्टेज। इंटरव्यू आपको यूएस में जाके देना होता है। आप जैसे कि आप स्टेज 1 एग्जाम कंप्लीट कर जाते हो तो आपका जो एग्जामिनेशन जो अथॉरिटी है वहाँ के कुछ मेंबर आपको इंटरव्यू करती हैं। आप इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपको 2000 घंटे की क्लिनिकल एक्सपीरियंस वहाँ पे लेनी पड़ती है। आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा किसी भी हॉस्पिटल में या फिर किसी कम्युनिटी मतलब फार्मेसी में। अगर आप 2000 घंटे की इंटर्नशिप कर लेते हो उसके बाद आपको एनएफपीसी एग्जाम लिखना होता है। आप ये भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो। फिर आ जाता है आपका स्टेज 2 एग्जामिनेशन, जो कि आपका प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस आप ये 2000 घंटे में जो जो काम सीखे हो उसके ऊपर आपके एग्जाम होते हैं। तो जब जैसे कि आप स्टेज 2 एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको एपीसी की तरफ से सर्टिफिकेट मिल जाएगी, और आप ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट बन जाओगे, और आप फिर आपके जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो थैंक यू। ये रहा आप मतलब फार्मडी के बाद क्या क्या एग्जाम लिख सकते हो, क्या क्या डिग्री और कर सकते हो, आप इंडिया में कैसे काम कर सकते हो, आप बाहर कंट्रीज में कैसे काम कर सकते हो, ये आपको मैंने पूरा बताया है। आपको और भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझे मेल कर सकते हो मेरे। So thanks, Dr. Saad. That was the presentation. That was very nice presentation. And while he was presenting this topic, I just jotted down some of the questions. So because since I am also very naive, I have not done this course. So like as a general, like a lot of people might have like perception, like so because in your presentation you talked about residency. So can you please or could you please explain this little bit to our viewers? What is exactly residency mean? Because we have heard about the residency in Okay. this medical fields like mbbs. After doing mbbs people are doing residency. So what does it mean? Is it like similar to this after doing like mbbs, or is it like something like somewhat different? So what does it really mean exactly? Okay, so after PharmD also there is a residency program. In US, it is known as postgraduate residency. That comes in PGY1, PGY2. Mhm. Like in India, probably the same model has been followed by JSS Academy of Higher Education Research, Mysuru. They offer residency program of 2 years. Mhm. Post PharmD, they offer in oncology and they offer in nephrology. I see. So, yeah, of course, as you have told, the residency program for MBBS are different, and the residency program for PharmD are of course different. Like in PharmD, the residency program that focuses on the pharmacotherapy. So, someone who is doing the residency program in oncology, they will be knowing about the basics of anatomy and physiology as it is required. They have to know about the pharmacotherapy of oncology drugs. They have to know about the chemotherapy drugs. They have to know about the admixture of the chemotherapeutic drugs. They have to know about the dosing. They are taught about the dosing on every specific cancers. Uh, they are taught about the side effects of the chemotherapeutic drugs. They are taught about the ADR that can be associated with this chemotherapeutic drugs. So Oh, one who is doing uh, like a residency program in oncology, they will be knowing about all the pharmacotherapy related to oncology.
I see. So this is here like the difference exists. Like it's all about like pharmacotherapy, like you are talking about. So my next question would be like just in context of the same thing, like what is the difference between this fellowship and residency? Because you also talked about fellowship. So what is the difference? Is there any like some scholarship they are getting, or like, or they are getting some stipend? So I think it would be good to let the viewers know about this aspect as well. Yeah, of course. Yeah, like if you say about fellowship, yeah, you know, Tata Hospital Mumbai, they are offering fellowships in oncotherapeutics. It is a 1 year, and the the candidate who are being selected for the fellowship program, they get stipend of 56,000 per month So is for it 1 year only? So in is it only? Tata Hospital. So is it specific for PharmD graduates, or like other graduates are also joining this this fellowship, or what? What is the eligibility criteria Okay, for this? for the Tata Fellowship, yes, there are two eligibility. One is MD Pharmacology or else PharmD. And the Oh, other residency that I told about, that is specific for the PharmD graduates only. oh, I see. So the residency is very specific for PharmD. You were talking about, and next you talked about the fellowship is basically like MD pharmacology. Those who did even MBBS prior to doing MD pharmacology, those are those graduates are eligible. And second one is PharmD itself. So can you, could you please tell me about like while doing residency, like is what is the cost involved? Is there any money we have to pay, or is there any fees we have to pay for doing the residency, like, or only scholarship we are getting, like? No. Like Tata, the fellowship they offer, they don't charge anything for the program. Mhm. But the ACG Cancer Hospital and JSS University, they provide two residencies, and they do charge the fees for 2 years, and it approx cost around 3 to 5 lakhs in JSS as well as in ACG. I see. So the residency program does involve this huge cost, like apart from this we are talking about Tata Memorial Cancer Yeah. Center. Oh, so the Tata Cancer Center, they are not charging any money. Okay, so is there any extra No. because in one of your slide you talked about some board certification from USA. So is there any extra qualification exam like after doing this board certification? Like when people do this board certification in USA, does it valid? Is it valid in India directly, or is it like they have to get through some exams, like qualifying exams after coming back to India, just like No, people no, no. in No, India? no. They did not to do. No. Because the PharmD graduates, they are already like making themselves registers in their respective state councils. So Hmm. one only you are registered with your state council. Post your licensure, you have to have 3 years of experience in the particular specialty to get your board certification done. So a PharmD graduate is already registered in India, so he Yeah, need yeah. not to re-register himself. No, that I understood, So because one of the after, criteria. because the current criteria for registering as a pharmacist in India is either you should have D Pharm or B Pharm or PharmD. These are the three uh, like degree holders can register as pharmacist. But my question to you is like how does it differentiate? Like is how does it make them qualify? Like if they do the board certification abroad, and while they are coming back to India, does do they have to take some extra exam, or and what are the No, specific? no. They did not do. They did not do. Oh, I see. So there is no They such did. They did not. okay. No. Because they are already registered. They are already registered. Okay, so what extra benefit they are getting after doing this board certification? See, before board certification, they are a clinical pharmacist. They are not specialized in any of the medicine. They are a general clinical pharmacist or general clinical pharmacologist, as you say. But after both specialties is done, then you become a clinical specialist. You become a specialist in any of the clinical stream. I see. So, a fresh graduate will not have that much experience about a particular a stream, like compared to a specialized one, right?
So once you get specialized yourself, so you know more about more, you acquire more skills and more knowledge in that particular field. So those who are getting this board certification, so they are basically eligible for certain extra positions which are there in super specialty hospital you are talking about. Yeah, And of course, okay, many hospital in India, they do provide, oncology pharmacy specialist, nephrology pharmacy specialist. So they can join as a uh, a okay, clinical okay, pharmacy okay. specialist. Okay, so it's good to know that these are the areas where these PharmD graduates can be absorbed. So my next question to you is, like, you talked about even paraclinical. What does that paraclinical mean? Okay, so I know like the clinical means directly that who work with the patient care. Okay, so who is doing a pharmacotherapy or oncology or cardiology? They are working directly with the patient. They are involved in the patient care directly. They are doing the dosing for the patient. So what is this They are doing the monitoring for the patient. what is this para? Paraclinical means what not direct. Yeah, paraclinical means what not directly linked with the patient. They I are not see. directly linked with the patient care. They are not working bedside. Okay, I see. I Okay. see. So and you also talked about something like nuclear pharmacy. What does it mean, that nuclear pharmacy? Okay, so nuclear pharmacy means there are medicine, like as we know, there are many nuclear drugs. Though those are used for diagnosis, also some as treatment also, right? Hmm. So someone who are working for the preparation, manufacturing, preparation, or dispensing of this nuclear drugs, they can do the specialty known as nuclear pharmacy specialist. Then they will be having acquiring more knowledge and more skills to work in a nuclear pharmacy setup. I see. So, but this nuclear pharmacy you are talking about, so like how does it differentiate between like those who are having like those who registered as, because if a D farm, like D farm, B farm or PharmD, all they can registered as pharmacist. So are you saying that PharmD can only do this nuclear pharmacy, or is it specific to PharmD, or like other pharmacists can also do? That is my question. See, nuclear pharmacy specialist is basically a US degree, and as I told you before in my last presentation that the US don't support any degrees other than PharmD. So yeah, of course. So in US, no one other than PharmD with nuclear pharmacy specialist are eligible to handle the nuclear drugs, Oh, I see. because it is because nuclear drugs is you know uh, like it is very much dangerous if it is like mishandled. So a Okay, person who is handling nuclear drugs would be well trained and skilled. I see. So in one of your slide, you talked about there are various like higher educations like this PharmD graduates can opt for. Like you talked about even Master of Hospital Administration, Master of Business Administration in Hospital Management, Master of Public Health, and there are many others. You know, you even talked about Master of Science. So I would like to know from you, like which, like out of these, which higher degree like is very exclusive for PharmD graduates, like because as I can see from the PPT, like most of them, like even other graduates are eligible for these courses. So like even MBBS can do, BDS can do, even MPH, all this what you were talking about. So is there any out of these, is there any something like which only PharmD can do, or like is it like a No, no, no. one of the alternative for them even? Yeah. No, what if you are speaking to my non-clinical courses that I have mentioned in my slide? No, these degrees are open for a wide range of graduates. Even Okay. PharmDs are also eligible for the same. Oh, I see. So you mean only the paraclinical are only specific for PharmD? Like even B Farm, M Farm Yeah. cannot, like this board certification No, no, from. no. Like the clinical one, no. BPharm, MPharm cannot do that. Oh, okay. So that is very interesting. So for our viewers to know, it's like very interesting to know like board certification can only be done like those who have like 6 year, those who have done even 6 year PharmD program. So that is important, I think. So Yeah, because I have told you, because it's a clinical specialist. Now BPharm, DPharm or MPharm is not a clinical courses, so they don't study clinical things.
So gradually, so they are not eligible for the same because PharmD is a clinical course. Now, I BPharm see. Inform they deals with the industry level, as I told you in my last video. So okay, so in another slide, in the second last slide, you talked about like various fields of work, you know. So you talked about even clinical pharmacologist, clinical specialist. So as I can see, like there are many branches which you talked about. So I would like to ask you, which one is specific for PharmD, like, because even medical writing any graduate can do, or even those who have like clinical background, B Pharm, M Pharm, or even MBBS, or they also do this, like even public health, clinical research, academics, medical advisor, medical scientific liaison. It's basically part of this drug safety associate, pharmacovigilance, drug information pharmacist, clinical specialist. So out of these, which one is specific for PharmD, like this post out of these See, three? yeah. So if you are going through my slide, then I will tell you the first three one. Okay, a Yes. clinical pharmacist, no one other than PharmD can be, as PCI, like PCI has already told, clinical pharmacist a PharmD can only be. So like, Oh, I clinical see. specialist on clinical pharmacy, a PharmD can be, and a Okay. drug information pharmacist, a PharmD can be. These are three exclusively for PharmDs. Oh, Uh, so friends, so wrapping up this video, it was really nice talking with Dr. Saha, and we discussed very length like about this, what a PharmD graduate can do, even uh, after doing this PharmD course. So friends, if you have any questions or suggestions, you do write to us, or you can even comment to us. And if you like this video, please share with your colleagues, and stay tuned. मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।